रेड सी में फिर से हूथी विद्रोहियों ने दुनिया को एक संदेश दिया है कि वो अभी खत्म नहीं हुए हैं। सना से जारी एक वीडियो में देखा गया है कि इजराइल की तरफ जा रहे एक ग्रीक जहाज को हूथियों ने पूरी तरह समंदर में डुबो दिया है। जब ये वीडियो सामने आया तब इजरायली मीडिया ने इस घटना पर चुप्पी साधे रखी थी, लेकिन धीरे धीरे खबरें बाहर आने लगी। लेकिन इजराइल ने पहले की तरह इस घटना को छुपाने की कोशिश की। यह कोई साधारण हमला नहीं था, ये एक सामरिक चुनौती है, एक चेतावनी है कि रेड सी अभी भी संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। हूथी विद्रोही इस वक्त हथियार छोड़ने को तैयार नहीं है और अमेरिका, जो कि यमन से हाथ खींच चुका है, अब वो हूथियों से सीधे टकराव की स्थिति में नहीं है। इसी बीच ग्रीस से एक और खबर आई। ग्रीक बंदरगाहों से एक जहाज निकलने वाला था जिसमें इजराइल के लिए हथियार भरे हुए थे, लेकिन वहां के मजदूरों ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, हम नरसंहार में भागीदारी नहीं बनेंगे। ये एक ऐतिहासिक असहमति है, जुल्म के खिलाफ एक खामोश विद्रोह है। इधर ईरान के खिलाफ इजराइल की जंग भी अपने चरम पर है। अब आईडीएफ के एक अधिकारी ने खुद स्वीकार किया है कि ईरानी हमलों में उनकी कई सैन्य साइटों को नुकसान पहुंचा है, वही बात जिसे अब तक छुपाया जा रहा था। अल महदीन की रिपोर्ट के हिसाब से नेतन्याहू का दफ्तर तक खाली करवा लिया गया है और अगले 4 महीने तक वहां काम शुरू नहीं हो पाएगा। कारण, ईरान के हमलों में यह दफ्तर तबाह हो चुका है। यह सब ऐसे वक्त हो रहा है जब नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर गया हुआ है और चुपचाप वापस लौट आया है। कोई भव्य स्वागत नहीं, कोई तस्वीरें नहीं, बस खामोशी। ट्रंप तक उनके सामने खड़े नहीं हुए, शायद इसलिए कि इस बार नेतन्याहू खाली हाथ लौट रहा है। इस दौरे में जो सबसे अहम चर्चा हुई वो ये थी कि गाजा में चल रही वार्ता, नेतन्याहू सीजफायर शब्द से परहेज कर रहे हैं और उसे सिर्फ होस्टेज डील कर रहे हैं क्योंकि वो जंग रोकना नहीं चाहता है। वार्ता या बातचीत अब सिर्फ एक मुद्दे पर अटकी है, मैप्स को लेकर, यानी इजराइल अपनी सेना को कहां तक हटाएगा और कहां तक नहीं। हमास की स्थिति साफ है, कब्जा नहीं चलेगा और इजराइल की मंशा भी साफ है। 60 दिन की शांति के बाद फिर से जंग की शुरुआत होगी। ये कौन सा युद्ध विराम है जिसमें अगली जंग की तारीख पहले से ही तय हुई है? इस बीच हमास का भी बयान आया है, हम अपनी शर्तों पर ही बातचीत करेंगे और गाजा हार नहीं मानेगा। नेतन्याहू की कोशिश थी कि अमेरिका से कोई ठोस सहमति लेकर लौटे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ट्रंप ने शायद सवाल किए होंगे, तुम ये जंग क्यों खत्म नहीं करना चाहते हो? और शायद इसलिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई पत्रकारों को न्योता नहीं दिया गया। दूसरी चर्चा ईरान को लेकर हुई। नेतन्याहू चाहते हैं कि अमेरिका फिर से ईरान पर हमला करे या कम से कम उसके न्यूक्लियर कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करे, लेकिन ईरान अब भी बातचीत के लिए तैयार है, बशर्ते भरोसे की नींव रखी जाए। लेकिन IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को ईरान ने साफ इनकार कर दिया है। उनका आरोप है कि IAEA के प्रमुख इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं, इसीलिए अब ईरान अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम की किसी भी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी को मंजूरी नहीं देगा। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सऊदी अरेबिया पहुंच चुके हैं। वहां प्रिंस बिन मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। ये बैक चैनल डिप्लोमेसी हो सकती है जिसमें अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की बुनियाद रखी जा रही हो। इधर हिजबुल्लाह की बात करें तो नईम कासिम ने स्वीकार किया है कि इजराइल ने उनके डाटा को 17 सालों तक इकट्ठा कर बड़ी क्षति पहुंचाई है, लेकिन यह भी कहा कि हिजबुल्लाह अपने हथियार नहीं डालेगा। वो रुका है पर कमजोर नहीं हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या गाजा में कोई समझौता होगा? क्या अमेरिका ईरान बातचीत फिर से शुरू होगी या फिर हम एक और युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? ये जवाब आने वाले कुछ दिनों में बिल्कुल साफ हो जाएगा। एक इजरायली सैनिक की आज दक्षिणी गाजा पट्टी में मौत हो गई, जिसे हमास के एक स्नाइपर ने निशाना बनाया और अगवा करने की कोशिश की गई। ये घटना खान यूनिस के पास हुई, जहां से सेना के मुताबिक हमास के कई आतंकवादी एक सुरंग के बाहर निकलकर इजरायली सेना पर अचानक हमला करने लगे थे। इस हमले में जिस सैनिक की जान गई वो एक खुदाई मशीन यानी एक्सकेवेटर चला रहा था। हमले के दौरान हमास के लड़ाकों ने उसे अगवा करने की कोशिश की। आईडीएफ की रिपोर्ट के अनुसार यह सैनिक आखिरी वक्त तक उनसे जूझता रहा, लेकिन अंत में हमलावरों ने उसे गोली मार दी। इजरायली सैनिकों ने तत्काल प्रतिक्रिया दी। जो सैनिक उस क्षेत्र में निगरानी कर रहे थे उन्होंने जवाबी कार्यवाही में गोलीबारी की और कई हमास के आतंकियों को मार गिराया, जिससे अपहरण की कोशिश नाकाम हो गई। मारे गए सैनिकों का नाम फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन सेना का कहना है कि उसका नाम जल्द ही घोषित किया जाएगा। सेना ने यह भी बताया कि घटना की पूरी जांच जारी है और इस हमले के पीछे की साजिश को लेकर गहराई से छानबीन की जा रही है। यह घटना ऐसे वक्त में हुई है जब पूरी तरह से गाजा में संघर्ष
पहले से ही अपने सबसे हिंसक दौर में है और दोनों पक्षों के बीच लगातार झड़पें जारी हैं। यह हमला एक बार फिर इस बात की याद दिलाता है कि गाजा में युद्ध सिर्फ गोले और गोलियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गुप्त सुरंगों की रणनीति, हमलों और अपहरण की कोशिश भी शामिल है, जो इस पूरे संघर्ष को और भी जटिल और खतरनाक बना देती है। ईरान की जमीन एक बार फिर आग उगलने लगी है, लेकिन इस बार हमले नहीं, कामयाबी की कहानी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने एक बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। दक्षिण पूर्वी प्रांत सिस्तान और बलूचिस्तान में एक जबरदस्त ऑपरेशन के दौरान 6 आतंकियों को ढेर किया गया है। यह वही इलाका है जहां पाकिस्तान की सीमा भी लगती है और लंबे समय से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशें चल रही थीं। IRGC के एक डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली फदवी ने चेतावनी दी है कि हमारे पास दुश्मनों के लिए कई सरप्राइजेस मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान को दशकों से घेरने की साजिशें चल रही हैं, लेकिन हर बार दुश्मन नाकामयाब होता है। 12 दिन की हालिया जंग में भी ईरान ने संयम दिखाया, लेकिन अब और चुप्पी नहीं होगी। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की सऊदी अरेबिया में एक सीरीज मीटिंग ने एक नया राजनीतिक मोड़ लाकर खड़ा कर दिया है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान और विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान के साथ हुई वार्ताएं बेहद फलदायी रही हैं। लेकिन इस जंग की सबसे भयानक तस्वीर सामने आई है ईरान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जफर गंदगी की रिपोर्ट से, जहां उन्होंने बताया है कि 12 दिन की इजरायली बमबारी में लगभग 700 नागरिकों की मौत हुई है और तकरीबन 5000 से ज्यादा घायल हुए हैं, जिनमें अधिकतर आम नागरिक हैं। इजराइल भले ही दावे करे कि उसने किसी ईरानी को निशाना नहीं बनाया, लेकिन लाशें कुछ और ही कह रही हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये टूटे घर हैं, बिखरे सपने हैं और जलती हुई इंसानियत की चीखें हैं। ईरान दुनिया को याद दिला रहा है कि वो सिर्फ जंग नहीं, संस्कृति और इतिहास का देश भी है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अगर आप ईरान की यात्रा की सोच रहे हैं तो 3 शहर इस्फहान, सिराज और तबरीही आपकी सूची में जरूर होने चाहिए। यहाँ की गलियों में इतिहास सांस लेता है और हर इमारत कोई दास्तान सुनाती रहती है। वहीं करमान प्रांत के जारन शहर में दिसंबर 2025 में दूसरी बार उल्कापिंड बाजार मार्केट लगने जा रही है। आसमान से गिरी टुकड़ों की जमीन पर बोली लगेगी और साइंस प्रेमियों के लिए ये एक सुनहरा मौका है। उन्होंने तेहरान में अब एक और विरासत की रक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। आयतुल्लाह महमूद तलकानी के ऐतिहासिक घर और निजी पुस्तकालय की इमरजेंसी मरम्मत की योजना बनाई जा रही है। तेहरान नगर पालिका के सांस्कृतिक विभाग ने इसकी पुष्टि की है और इस सब के बीच ईरान जंग और शांति के 2 सिरों को थामे खड़ा है। दुनिया के दूसरे कोने यानी यूरोप में एक और जंग चल रही है, जलवायु परिवर्तन की। एक भीषण हीट वेव में सिर्फ 10 दिनों में 2300 लोगों की मौत हो गई है और वैज्ञानिकों का कहना है कि इनमें से 2/3 मौतें सीधा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी है। पानी हो या जलवायु हो, हर मोर्चे पर इंसानियत ही हार रही है। सवाल यह है कि हम कब चेतेंगे। 3 इजरायली रिजर्व सैनिकों ने देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है। ये कोई आम याचिका नहीं है, ये अपने देश की सैन्य कार्यवाही पर सवाल उठा रही है। इन सैनिकों ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है उसमें उन्होंने ऑपरेशन गिदोन रथ की वैधता पर गंभीर आपत्ति जताई है। उनका तर्क है कि यह सैन्य ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन कर सकता है। और वजह क्या है? इस याचिका में कहा गया है कि इस ऑपरेशन की प्रकृति और तरीके को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इसका मकसद गाजा पट्टी में रहने वाली आम नागरिक आबादी को जबरन विस्थापित और निष्कासन करना है, जो स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि में अपराध माना जाता है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से गुजारिश की है कि इस ऑपरेशन को उद्देश्यों और कार्यवाहियों की गहन समीक्षा की जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इजरायली रक्षा बलों को ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाना चाहिए जो उन्हें नागरिकों के जबरन ट्रांसफर या उन्हें उनके मूल निवास स्थान से हटाने की प्रक्रिया में भी शामिल हो। गौरतलब है कि गाजा में चल रहा यह अभियान पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं के घेरे में रहा है। मानवाधिकार संगठनों ने यह पहले से ही चेताया है कि इस ऑपरेशन की वजह से बड़ी संख्या में नागरिकों का जीवन प्रभावित होगा और उनकी बुनियादी जरूरतें जैसे आश्रम, भोजन और दवाइयां संकट में पड़ी हैं। लेकिन अब जब खुद सेना के अंदर से आवाज उठ रही है
है वो भी सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुकी है, तो मामला और भी गंभीर हो गया है। याचिका में कहा गया है कि एक लोकतांत्रिक देश की सेना को ऐसा कोई अभियान नहीं चलाना चाहिए जिसकी नैतिकता और वैधता दोनों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठते हों। इस मामले पर सरकार की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय होते ही यह मामला और भी ज्यादा संवेदनशील हो सकता है, क्योंकि अब यह केवल एक सैन्य ऑपरेशन नहीं है बल्कि देश की न्यायपालिका और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बीच संतुलन का सवाल बन गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को केवल एक सहमति मानेगा या वो किसी बड़ी नीति के पुनर्विचार की शुरुआत बनेगी, इसका किसी के पास कोई भी जवाब मौजूद नहीं है।